सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक सब शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आपका खुशियों का त्यौहार आप भी सभी खुशी से मना रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं द हिंदू का करंट अफेयर सप्ताह भर का और कोशिश करते हैं ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका लेसन भी आज या कल में लाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। थोड़ा द हिंदू के नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए ज्योग्राफी का लेसन आज नहीं आ पाया था, कल नहीं आ पाया था। तो पहले करंट अफेयर कंटिन्यू करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कहाँ पे काम आएगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से काम आने वाला है। तो अभी हाल में एक असम के अंदर गिबन सेंचुरी, जो भारत का एकमात्र कहते हैं एप है, उसकी सेंचुरी को लेकर कुछ चीज़ें चर्चा में आई थी। और ये कहाँ पे, इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन मैपिंग का भी बन सकता है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो भी बन सकता है। तो जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम हुलो गिबन है, ठीक है, इसको हुलोक लोक भी कहा जाता है, यह एक मतलब पूर्वी असम जो अभयारण्य है वहाँ पे पाया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो अभयारण्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हालोंगा पार, हालोंगो हालोंगा पार। थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन ठीक है, देखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री के अंदर आपने देखा होगा ना, जब भी ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो अभयारण्य कहाँ पे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे ये अभयारण्य है, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से काफ़ी दूर है। जो यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है उसको भी देख लेते हैं। जो पटकाई बूम आपने कभी नाम सुना होगा, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसका यहाँ पे विस्तार है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया कि क्यों चर्चा में, तो ये इसलिए चर्चा में कि यहाँ पे जैसे ये अभयारण्य है ना, यहाँ से जैसे इसमें से मध्य में से क्या एक रेलवे ट्रैक निकालने की कुछ योजना चल रही थी। तो उससे फिर जो विद्वान है, जो आप जानते हो, जो इन्वायरमेंट की रक्षा करते हैं, उनका मानना है कि जो हमारा ये पश्चिमी हुलो गिबन है, ये क्या करता है, पेड़ों पे रहता है। ठीक है, तो इसको पेड़ों की जो बड़ी बड़ी कैनोपी होती है, आप कह सकते हो, जो ऊपरी छत होती है पेड़ों की, वो चाहिए, पेड़ों से पेड़ों पर छलांग मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो यदि बीच में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड बनती है, सड़क बनती है या रेलवे ट्रैक बनता है, तो कहीं नहीं कि फिर ये कट जाएगा। जो इस तरफ जो रहते हैं हुलोग, ये कट जाएंगे इधर वाले से ना, तो कहीं ना कहीं इनके जो आवासीय विखंडन की वजह से इनको खतरा पैदा हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि ऑलरेडी इनके शिकार की समस्याएं हैं, ये पहले से मतलब इनको लेकर इनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। तो विद्वान इसको लेकर काफ़ी चिंता जता रहे हैं और ये काफ़ी इन दिनों में चर्चा में रहा था। जैसे लास्ट मंथ की बात करें, जुलाई मंथ में भी मैंने आपको इस टॉपिक को लेकर पढ़ाया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर आप कई बार कहते हो ना, कहाँ से अजीब से क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूज़पेपर एक बड़ा सोर्स आपके लिए होता है। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो मुख्य रूप से आप मुद्दा समझ गए होंगे। मुद्दा क्या है, यहाँ से कोई रेलवे ट्रैक जो गुजर रहा था उसको लेकर इसकी बात की गई कि इसको रीरूट किया जाए, ऐसा कुछ मामला चल रहा है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे मामला है ये है असम के यहाँ पे हालोंगा पार गिबन अभयारण्य। ठीक है, इसमें यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लोकेशन हो गई। इसके अलावा अभी हम जानते हैं किसके बारे में, पश्चिमी हुलो गिबन है, इसके बारे में जानते हैं कि विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं। इसकी लगभग 20 प्रजातियां बताई गई है और उनमें से एक भारत में, कभी कभी भारत में भी 2 प्रजातियां बताई जाती है। उसके बारे में भी आगे डिटेल से हम देखते हैं। और जो क्वेश्चन आता है कैसा आता है कि यहाँ पे कौन से, जैसे इसके अभयारण्य के बारे में आ गया, ये कहाँ स्थित है, कौन सी नदी बहती है, जैसे यहाँ पे ये पटकाई जो पर्वत श्रृंखला इसके पास में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से वन है, सदाबहार वन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं, पहले भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये पहले एक आरक्षित वन भी था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा जीव पाया जाता है, बंगाल स्लोलोरिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कैसे जीव जंतुओं के बारे में इस साल जो क्वेश्चन आए थे कि मतलब कहाँ घोंसला बनाते हैं, कैसा उनका खान पान है, और मतलब और भी उनके बारे में जो दिनचर्या है, कौन सी रात्रिचर है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए थे हाल ही के दिनों में ना। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसको देखते रहना। ऐसे क्वेश्चन को क्यों चर्चा में रहता है, बार बार चर्चा में रहता है, तो एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपको अजीब अजीब क्वेश्चन जो परेशान करते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और आप जानते हो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करता रहता हूँ। ठीक है, इस बात पर वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति हो वीडियो को लाइक शेयर करने की तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभयारण्य लगभग कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 21 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और यहाँ पे कितने हैं, 125 हुलो गिबन पाए जाते हैं। और ये भारत का एकमात्र वानर, ठीक है, ओनली एप, इंडिया का ओनली एप है। ठीक है, इसको आप देखना। और इसके अलावा जैसे इसकी टोटल 20 प्रजातियाँ ऐसी बताई गई है। आजकल समस्या कहाँ आ रही है, लगभग जीवों को आप जानते हो कि जो उनके आवास विखंडन की समस्या आ रही है। ठीक है, उनके शिकार की समस्या देखने को मिल रही है, शिकार काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इनका। तो ये जो है गिबन की बात कर रहे थे हम, तो ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। और यदि अन्य गिबन की बात करें तो सभी जैसे वानरों में ये सबसे छोटे और सबसे तेज़ चलने वाले हैं। इनकी गिबन्स की विशेषताएं बात करें तो ये सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज़ हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे विशेषकर एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जंगलों में ये रहते हैं।
और हुलोक गिबन भारत के पूर्वोत्तर के लिए, मतलब आप ये मान सकते हो कि आपने ये देखा होगा पश्चिमी घाट और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे भारत का क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। यानी वहाँ बहुत ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो केवल वहीं पाई जाती है। यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध, आप जानते हो, तो यहाँ गिबन भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा ना, तो ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाना है, मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि गिबन्स क्या है, कहाँ पे रहते हैं, कि कौन सा इनका पारितंत्र है, किन जंगलों में रहते हैं, तो कितनी इनकी प्रजातियाँ हैं, आयुषन कैटेगरी क्या है, ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। और हुलोक गिबन की जैसे वैश्विक स्तर पर हम देखें तो लगभग कितनी है, 12,000 प्रजातियाँ अभी भी है। और वैसे देखें तो ये बहुत ही बुद्धिमान है। इनका जो सामाजिक पारिवारिक बंधन संबंध कह सकते हो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अभी काफ़ी खतरा है इसको, मतलब ये आप कह सकते हो विलुप्त होने के कगार पर इनको बताया गया है, क्योंकि पहले एक समय इनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी। और ये विशेषकर वर्षावन जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो दिनचर्या आप कह सकते हो कि ज़्यादातर पेड़ों पे रहती है। तो यदि पेड़ों का विनाश होता है, आवास विखंडन होता है, तो इनके भी विलुप्त होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जैसे लास्ट मंथ की हम बात करते हैं, वहाँ चीन में भी ऐसा एक बैठक इसको लेकर हुई थी, तो उसमें भी ये चर्चा में था। यानी लगातार न्यूज़पेपर में ये कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये प्री के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि ये मतलब भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको और देख लेते हैं। कई विद्वान ये मानते हैं कि एकमात्र है, कई विद्वान कहते हैं इनकी दो प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो देश में पाए जाने वाले एकमात्र जो वानर है, इसमें पश्चिमी हुलोक गिबन और जो पूर्वी हुलोक गिबन है, मुख्य रूप से इनको बताया जाता है। कई विद्वान इस बात को लेकर सहमत है कि मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो विशेष क्रम देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। एक पश्चिमी हुलोक गिबन है और एक पूर्वी हुलोक गिबन है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये डिटेल में लास्ट मंथ भी पढ़ा चुका हूँ, बस पढ़ने के लिए ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस नॉर्मल है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आप देख लेना। इनकी आयुष्मान कैटेगरी भी आप बिल्कुल देख लेना। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या खाते पीते हैं ये सब, कौन सी कैटेगरी में, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी कौन सी अनुसूची 1 में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं ये आपको पता है, इस टाइप से प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया ना, कौन सा आमतौर पर रात्रिचर है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हमने पहले ऊपर देखा था कौन सा रात्रिचर है कि नहीं। ठीक है, सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, और ये कहाँ काम आएगा आपके, ये आपके काम आने वाला GS1 मेंस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस प्री एग्जाम में भी काम आएगा। ये इसको कह सकते हो 5 स्टार, आप इस टॉपिक कह सकते हो इसको। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इसको बोलेंगे हम। क्यों बोलेंगे उसके पीछे कहानी भी है, इससे क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, पहले भी 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो अभी क्या मामला चल रहा है, अभी भारत का जो आप कह सकते हो जो आर्कटिक क्षेत्र है, आपने ये देखा होगा भारत ने 2022 में अपनी आर्कटिक जो नीति है वो उसकी भी घोषणा की थी। आर्कटिक में भारत इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। आप ये जानते हो, जैसे मतलब विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, आप जानते हो आर्कटिक क्षेत्र के बारे में, उत्तरी ध्रुव जो है, ठीक है, वहाँ पे तो इसको हम कह सकते हैं जो 66.5 डिग्री या 66 डिग्री नॉर्थ में कह सकते हो आप। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, आर्कटिक सर्किल आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आर्कटिक महासागर भी है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन है। साथ में जियोपॉलिटिक्स मुद्दे भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी देश जब महाशक्ति बनता है आर्थिक रूप से या विज्ञान के रूप से, जब पावर हासिल करता है, तो उस राष्ट्र की एक अहमियत बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत क्या कर रहा है, अपने जो लक्ष्य, कई लक्ष्य हैं इसमें, आप ऐसा कह सकते हो आजकल हम जलवायु परिवर्तन का सामना करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे कि इसके क्या कारण है, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, तो आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका के जो रीजन है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वहाँ की जो चट्टाने हैं, वहाँ की जो बर्फ़ ग्लेशियर जो पिघलते हैं, उनका हम अध्ययन करें। उससे क्या होता है, जो पुराने जलवायु के साक्ष्य हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो एक तो युद्ध से ये होता है किसी भी देश का कि हम इन क्षेत्रों में रुचि क्यों लेते हैं। एक होता है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि जैसे चीन है, अमेरिका है, ये सब आप कह सकते हो कि एक सुपर पावर की रेस में, अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, भारत भी उस ऑलरेडी उस दिशा में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिक्स मुद्दे भी यहाँ पे होते हैं। तीसरा होता है कि भारत के रिलेशन जैसे रूस के साथ अच्छे हैं, तो रूस और भारत मिलकर क्या कर रहे हैं, इस रीजन में आर्कटिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो आप, या ऐसी मतलब आप जैसे चीन ने क्या बनाया, वन बेल्ट वन रोड बनाया, इनिशिएटिव लिया, तो भारत भी एक तरह से इस दृष्टिकोण से आपने ये देखा कि भारत क्या कर रहा है, भारत विशेष रूट विकसित कर रहा है। कहाँ से, 2 रूट भारत विकसित कर रहा है। जैसे हम भारत का मोटा मोटी देखें, आप वर्ल्ड मैप पे भी देखोगे तो भारत क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ मैप बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देखना यहाँ पे इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया। ठीक है, और
आप इसको ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे अफ्रीका है हो गया, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है आजकल, एक तो आपने देखा होगा हमारा मुंबई से क्या है, पुराना जो रूट है स्वेज कैनाल से यूरोप की ओर जाता है, ये पुराना रूट है। कौन सा, इसको हम रूट को बोलते हैं मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग या रूस की ओर जाता है, ठीक है। ये पुराना रूट है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। भारत अभी एक विकसित कर रहा है, कौन सा, चीन से, सॉरी चीन से नहीं, चेन्नई से, ठीक है। चेन्नई से आप कह सकते हो ये मलक्का जल संधि होते हुए चीन, दक्षिण चीन सागर से होते हुए यहाँ पे जो रूस में कौन सा है, व्लादिवोस्टॉक है ना। तो ये रूट भारत के लिए एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। बाद में यहाँ पे आप जानते हो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, काफ़ी लंबा है। तो यदि भारत इस रूट से जुड़ता है तो भारत का आप जानते हो एक्सपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हल हो सकती है। तो इसकी भी बात चल रही है। साथ में जैसे आगे फिर इस रूट से जुड़ता है, फिर आगे आर्कटिक महासागर से भारत जुड़ता है, तो ऐसा करके। और एक रूट कौन सा है, जैसे आपने चाबार बंदरगाह वाला देखा होगा, जहाँ से ईरान से होकर इसको बोलते हैं जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, भारत ये भी विकसित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो आईआर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस GS1 के अंदर ज्योग्राफी की जो टॉपिक है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ये टॉपिक मेंस और प्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आपका एक मॉडल आंसर यहाँ से तैयार होने वाला आज, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये चर्चा मेरा कौन सा रहा है, नॉर्दर्न सी रूट है, ये चर्चा में है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या मामला ये रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। और ये रूट कहाँ पे, जैसे यहाँ पे रेड इस मैप में दिखाया गया है, आर्कटिक वाले में दिखाया गया है, ये रूट, इस रूट को आप कह सकते हो। यानी आर्कटिक महासागर के अंदर, जैसे रूस पहले से ऑलरेडी यहाँ पे सक्रिय है, इसके अलावा अन्य देश भी यहाँ पे सक्रिय है, तो ये काफ़ी रूट है। तो भारत इस रास्ते से भी आगे बढ़ रहा है। इस रास्ते से भारत कई सारी अपनी चीज़ें आप कह सकते हो, जैसे कच्चा तेल है, कोयला है, वो यहाँ से मंगवा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो आर्कटिक क्षेत्र की राजधानी और उत्तरी सागर मार्ग का शुरुआती बिंदु कहे जाने वाला मरमास्क में कार्गो यातायात में भारत की भागीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रूट दिखाया गया है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है, मरमास्क। वहाँ से लेकर आप कह सकते हो भारत की जो इस साल जो कार्गो आप कह सकते हो जो माल सप्लाई है ना, उसको देख सकते हो। मरमास्क की लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे सेंट जो पिट्सबर्ग है या जो ऑलरेडी पहले से रूट से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा जैसे नया विकसित रूट विकसित कर रहे हैं, तो इसको बताया जा रहा है कि जो उत्तरी सागर है ये, इसमें इंटरेस्ट भारत काफ़ी देख रहा है। और यहाँ पे 2023 की डाटा भी हमारे पास है कि यहाँ से हमने लगभग जो हमारी कार्गो कह सकते हो उसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये मास्को से कितना यहाँ पे 2000 किलोमीटर ऊपर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी और डिटेल जान लेते हैं। और कभी कभी आप इसको लेकर कन्फ्यूज मत होना कि आर्कटिक सर्कल कौन सा है। ये 66 डिग्री से नॉर्थ के ऊपर की तरफ कौन सा है, आर्कटिक सर्कल है, आप 66.5 डिग्री कह सकते हो, ठीक है। और इसके मध्य में क्या है, नॉर्थ पोल भी है, और यहाँ पे आर्कटिक ओशन भी है। प्री के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि भारत कितना इंटरेस्ट ले रहा है। भारत आप कह सकते हो 1920 के बाद में ही आर्कटिक क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने लगा है। 2008 के आसपास भी काफ़ी यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए थे भारत के। यहाँ पे कुछ भारत के रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं, आपको पता होगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल क्या है, जलवायु परिवर्तन का मामला हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का मामला हो रहा है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें पुराने साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। दूसरा एक होता है रिसर्च, ग्लेशियरों का रिसर्च कह सकते हो, जो हमारे और जगह भी काम आ सकते हैं। आपदा प्रबंधन की यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सभी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले वक्त में खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। अब जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका किसी की संपत्ति तो है नहीं, ये तो सभी के लिए सार्वजनिक रूप से आप कह सकते हो सभी देशों का इन पर अधिकार है। तो जो लोग पावर में होंगे, बोलते हैं ना कि जिसकी लाठी उसका भैंस, तो यहाँ पे आने वाले वक्त में ऐसे कुछ आगे जाके कुछ जियोपॉलिटिक्स संघर्ष होते हैं, तो वहाँ पे जो मजबूत राष्ट्र होंगे वो आगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो भारत इन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा वो आईआर में आएगा, GS2 में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। और यदि ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से इसमें क्वेश्चन आया तो वो आएगा कहाँ पे, GS1 में आएगा, ठीक है। और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आएगा तो GS3 में आएगा। यानी इस बात को आप नोटिस करो कि एक ही टॉपिक को हम 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी अप्रोच अलग अलग होगी। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से होगी, GS1 के अंदर ज्योग्राफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, GS2 के अंदर जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बातें कहाँ करनी है, ठीक है, कौन सी शब्दावलियाँ कहाँ यूज़ करनी है, कौन से एग्जाम्पल कहाँ यूज़ करने हैं, ये आपके इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप देखना और लोग यूट्यूब पे पढ़ाते होंगे, ठीक है। मतलब आप ये जानो कि मतलब हमें कैसे पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या कहता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें उस दृष्टिकोण से पढ़ना है। अब देखो, मैं चाहता तो आपको डेली द हिंदू लाकर
डेली 100 पेज की पीडीएफ दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या काम किया उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, ना तो मेंस के एग्जाम में कोई एग्जाम्पल इस्तेमाल कर पाओगे। इससे अच्छा जो पढ़ें टू दी पॉइंट पढ़े तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही बेस्ट है। इसीलिए मतलब ये लोग जैसे अपने ये वीडियो बनाता हूँ तो 4-5 हज़ार लोग देखते हैं, मुझे पता है इतने लोग सीरियस हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग सीरियस होते नहीं या उनसे झेला नहीं जाता कि यार ये क्या है, उनको चाहिए बहुत सारे ग्रंथ चाहिए मोटे मोटे, ठीक है। बड़े बड़े ग्रंथ के चक्कर में 10 अटेम्प्ट कब निकल जाएंगे पता नहीं होगा। ये गलती मैंने भी की है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ हालांकि, लेकिन अब एक मेच्योरिटी आ गई है कि यार ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और ये बात सही है कि मतलब जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ कि मेरा काफ़ी समय खुद जब मेंस के एग्जाम लिख रहा था तो काफ़ी समय इधर उधर से कचरा इकट्ठा करने में लग गया था। मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक मतलब अंतिम सफलता न मिलने का एक कारण ये भी मानता हूँ, कंटेंट के पीछे भागना। मैं आज स्वीकार करता हूँ इस बात को। तो जो एस्पिरेंट ये बात सुन रहा है वो बात ध्यान रखे कि यार कंटेंट उतना ही पढ़ना है जितनी नीड है, मतलब आपका सिलेबस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि इतना ही पढ़ना है। अब फिर पीएचडी करने से फ़ायदा क्या है, आप अलग ही दिशा में निकल जाओगे, किसी मतलब यूपीसी एस्पिरेंट नहीं रह पाओगे बाद में आप। ठीक है आप कोई लेक्चर वेक्चर बन सकते हो, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतना ही पढ़ना होता है, कि इतना ही पढ़ना होता है, कि उनको क्या बताएं आप इतना कितना पढ़ना होता है। मतलब ये बात सही है कि आप मान सकते हो इस बात को, आप टॉपर से भी सुनना कई बार। और मैं भी अपने आप में मानता हूँ कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आए तो मैं सजेशन दे सकता हूँ ये, ठीक है। फालतू की सजेशन नहीं देता हूँ, प्रैक्टिकल सजेशन देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात ही मुझे लगता है कि यूपीएससी की सफलता में दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आती है, एक तो आपका कंटेंट का दायरा और एक आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी। मैं मानता हूँ यदि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो ना, उन उन लोगों का सफलता की दर ज़्यादा है। आप नए नए रिसोर्सेज की ओर भागते हो ना, नया नया कंटेंट चाहिए, नए स्रोत चाहिए आपको, तो फिर आप अलग दिशा में जाने वाले हो, ठीक है। ये एक बड़ी बात है जो आप यदि समझ गए तो आपकी बहुत काम आने वाली है। समझ गए तो कमेंट करके भी बताना इस बात को, ताकि आइडिया तो लगे कितने बच्चे अपने लेसन देखते हैं, कितने लोग सीरियस हैं, ठीक है, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्यों इंटरेस्ट हमने बात कर ली कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। इसके अलावा जैसे ये बात सही है कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, विशेषकर जो हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज आप कह सकते हो, तेल से लेकर कोयला से लेकर यहाँ पे। इसके अलावा जैसे जस्ता चांदी, इनके भंडार है, काफ़ी भंडार है, क्योंकि ये बिल्कुल आप कह सकते हो अभी तक इनका यहाँ पे संसाधनों को खोजा मतलब निकाला नहीं गया है, खनन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी देशों की इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसके अलावा हमने क्या किया, 2022 में आर्कटिक नीति भी बनाई। हो सकता है इसको ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि भारत ने 2022 में जो आर्कटिक पॉलिसी बनाई है वो क्या है, उसकी क्या पिलर है, 5-6 पिलर उसके देख लेना। उसमें रिसर्च का भी है, क्लाइमेट चेंज का भी है, ठीक है, कोलोब्रेशन का भी है, जियोपॉलिटिक्स भी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उसमें लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन उसके साथ जोड़ के आ सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन साथ में हमने एक दृष्टिकोण रखा है कि हम सस्टेन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हमारी नीति को घोषणा कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि हम इन्वायरमेंट को लूटने का प्रयास करें। हमारा अब टारगेट होगा कि इन्वायरमेंट को भी हम एज ए स्टेक होल्डर मान के चलेंगे। तो भारत की आजकल आप विदेश नीति देखना, कितने अच्छे कीवर्ड उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी आपको बिल्कुल। तो वैसे इसका एक इतिहास भी पुराना है, इसमें बताया गया है कि आर्कटिक से आज हम नहीं जुड़ रहे हैं। पुराने समय में जैसे आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव है, पेरिस में एक संधि हुई थी, कौन सी, 1920 में सोलवर्ड संधि हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इनमें यहीं से हम पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, इन चीज़ों को इंटरेस्ट लेते आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भारत आर्कटिक क्षेत्र में कई वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान कर रहा है, विशेषकर वायुमंडलीय, जैविक, सागरीय कह सकते हो, हाइड्रोलॉजिकल है। इसके अलावा जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनका अध्ययन करना हो गया, ठीक है। 2008 में ही स्वालबर्ड के जो है नी आलेसुंड, एक अजीब सा नाम है थोड़ा, कि में एक शोध स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इसके हिमाद्री के स्थापित करने के अलावा भारत क्या कर रहा है, वहाँ पे मल्टी सेंसर मूड वेधशाला है और वायुमंडलीय प्रयोगशाला, यानी रिसर्च का काम लेकर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कई सारे काम हम ऑलरेडी यहाँ पे करते आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे 2013 में भारत चीन से 5 अन्य देशों के साथ में किसका सदस्य, आर्कटिक परिषद का सदस्य है। ये आज आपके लिए होमवर्क होगा, होमवर्क, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये देखना आर्कटिक परिषद का है क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अब मुझे तो पता है, मैं चाहता तो यहाँ पे स्लाइड जोड़ देता, लेकिन आप क्या करोगे फिर, ठीक है। इसकी स्थापना जैसे 1990 सब बता सकता हूँ मैं, तो कितने इसमें देश हैं, कौन कौन से, उसका वर्ल्ड के मैप पे भी दिखाना उन देशों को, ठीक है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, याद रखना इस बात का। आराम से चाहो तो आप वर्ल्ड का मैप बना के उसमें दिखा सकते हो कि कौन कौन से इसके देश इसमें शामिल है। भारत कब इसका मतलब, भारत तो चलो 2013 में इसका क्या है, जो प्रवेश ऑब्जर्वर राष्ट्र बना था, ठीक है। तो इसके कौन कौन से सदस्य राष्ट्र, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले भी, ठीक है। 2013 में जब भारत इसमें जुड़ा था, 2014 की प्रीलिम्स एग्जाम में आ गया था। इसका मतलब यूपीसी में क्या होता है, थोड़ा सा एक साल पीछे भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप जब पढ़ो तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये आर्टिकल बड़ा होने वाला लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मार्ग क्या है, उत्तरी जो समुद्री मार्ग की हम बात करेंगे क्या है, तो ये कह सकते हो आप यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच जो माल परिवहन के लिए सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है, आप कह सकते हो। अभी हमने ऊपर देखा कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है।
आप इस मैप में देखना कितना बड़ा इसका विस्तार बताया गया है। ठीक है, यहाँ से आप यूरोपियन राष्ट्रों से लेकर आप ये कह सकते हो प्रशांत महासागर तक एक शिपिंग रूट है ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बर्फ़ जमने से काफ़ी समस्या आती है, लेकिन आप जानते हो रूस के पास जो बर्फ़ को तोड़ने के जो जहाज़ होते हैं उनकी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उनके माध्यम से वो रूट को यहाँ पे सक्रिय रखता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है और ये आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ है और कितना है 5600 किलोमीटर तक चलने वाला ये मार्ग। यहाँ पे कई सागर हैं, जैसे यहाँ पे बेरेंट सागर हो गया, कारा सागर हो गया। इनकी देखो, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम देख रहे हैं ना, ये इनकी आपको मैपिंग लोकेशन देखना। देखो यही तरीका होता है। आप यदि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे आप अभी ये पढ़ रहे हो ना, तो तुरंत क्या किया, एक्टिव हो गए, मैप उठाया, गूगल किया, ये देखने हैं। इनको देखने से आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे बेरिंग जलसंधि कहाँ पे, अब मैं तो चलो चिपका सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें आप जब तक खुद नहीं करोगे ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा। मैपिंग का काम खुद को ही करना चाहिए। बार बार करोगे रफ कॉपी में या देखोगे गूगल में, या आपके रूम में जो खाली मैप है ना सामने, एक बार देखो आपकी दीवार पर कौन सा मैप है खाली पड़ा है ना उस पर चिपकाओ। यूपीसी एस्पिरेंट दीवार पे बहुत सारे मैप चिपकाता है। वो दीवार के कई बार तो ऐसा लगता है कि 5 साल से चिपके हुए, उस पर कुछ लिखा ही नहीं, आज लिख दो ठीक है, अभी जाके खड़े हो जाओ और मतलब क्या करो, तुरंत ये करना चाहिए आपको। ये जो लोकेशन है कौन कौन सी, बेरिंग जलसंधि, ठीक है, कारा, या जो कारा सागर है, बेरेंट सागर है, या जो हम इसकी बात करें जो उत्तरी समुद्री मार्ग है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल की बात करें, इन सबको क्या करो, अभी मैप के चिपकाओ। अरे यार आलस मत करो, उठो तो सही एक बार उठ के कोशिश करो एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गुजरता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होने वाला है। इसमें बताया गया है कि मतलब इससे एक दृष्टिकोण से आप कह सकते हो कि एक नया वैकल्पिक रूट हमें पैदा हो सकता है, यहाँ से बन सकता है। तो ऐसा जैसे इसमें बताया भी गया था कि 2021 में क्या हुआ था, जैसे स्वेज नहर की बात करते हैं, तो स्वेज नहर में क्या हुआ था, एक समय वहाँ पर कुछ जहाज़ फंस गए थे। ठीक है, आप इस मैप में देखना ट्रेडिशनल रूप से। तो जैसे भारत यहाँ से अपने मुंबई से जहाज़ लेकर जाता है, मतलब जो भी सामान लेकर जाता है या वहाँ बाहर से मंगवाता है, तो स्वेज नहर का मार्ग अच्छा है, लेकिन स्वेज नहर का मार्ग एक तो सकड़ा रह गया ना, और काफ़ी लंबा भी है। कई बार यहाँ पे जहाज़ फंस जाते हैं तो कई सारे संकट आते हैं। तो क्यों ना एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ से हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, व्लादिवोस्टॉक तक यहाँ पे आ गए, फिर ट्रेन के माध्यम से हम जा सकते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेन से जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे जैसे हम इसको भी रूट पकड़ सकते हैं, जो सागर वाला रूट है वो भी पकड़ सकते हैं। कई सारे यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, सभी देशों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो रूस भी चाहता है कि मतलब डेवलपमेंट हो इन चीज़ों को लेकर, काफ़ी डेवलपमेंट हो, क्योंकि चीन कितना आगे बढ़ रहा है तो रूस को भी खतरा दिख रहा है कि उसका पड़ोसी राष्ट्र कितना आगे निकल रहा है। तो सभी राष्ट्र फिर क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को शामिल करने वाले व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले समुद्री मार्ग का ये हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, क्यों भारत इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको थोड़ा मेंस के हिसाब से आपके लिए 4 पॉइंट है यहाँ पे। यदि मेंस में ये क्वेश्चन आ गया तो इस दृष्टिकोण से भी आप लिख सकते हो कीवर्ड के रूप में। ठीक है, तो एनएसआर के साथ कार्गो यातायात में वृद्धि लगातार बढ़ रही है। 2018 से 22 के दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ देखी जा रही है, 73% की ग्रोथ देखी जा रही है। यहाँ से आप कह सकते हो भारत हाल ही में रूस से क्या कर रहा है, कच्चा तेल और कोयले का आयात यहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, इस रूट के माध्यम से आप कह सकते हो। इसके अलावा भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और समुद्री परिवहन से जुड़े व्यापार के प्रमुख विषय को देखते हुए इसका काफ़ी महत्व है। क्यों महत्व है, जैसे अभी हम मैप देख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट महत्व है। ठीक है, भारत इससे जुड़ सकता है आने वाले वक्त में। यहाँ फिर ये रूट कितना शॉर्ट हो सकता है, जैसे ये लगभग ये रूट कितना है, लगभग 8675 ये नॉटिकल माइल्स है, तो ये 5600 मतलब नॉटिकल माइल्स है, तो कितना कम हो गया, समय भी बचेगा, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे इसमें दिया भी आगे कि जैसे हम इस रूट से जाते हैं, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो समुद्री गलियारा है जिस पर हम काम कर रहे हैं अभी, ये 2 सितंबर 2019 से दोनों के बीच में देशों के बीच में ऐसे कुछ जो MOU है या ज्ञापन वगैरह है उन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये रूट यदि विकसित होता है, ढंग से विकसित होता है, ये कहाँ से गुजरेगा, जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलसंधि यहाँ से होकर गुजरेगा। तो ये रूट कितना, लगभग 10,500 किलोमीटर है। ठीक है, वो नॉटिकल मील में था, ये किलोमीटर में। और इससे क्या होगा, इससे 12 दिन कम लग जाएंगे। किस रूट से, जो हमारा ट्रेडिशनल रूट है, कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये कौन सा, मुंबई मार्ग जो है। ठीक है, पीटर्सबर्ग है इसका नाम, है ना, पीटर्सबर्ग। तो ये मुंबई मार्ग के ये समय काफ़ी कम हो जाएगा, तो इससे भारत को फ़ायदा होने वाला है, इसलिए भारत इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि चीन और रूस के सामूहिक प्रभाव के यहाँ पे कह सकते हो आजकल काफ़ी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि रूस और चीन भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, विशेषकर रूस और यूक्रेन संकट में। ठीक है, तो भारत को भी मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो इससे क्या होगा, जैसे चीन जहाँ पे एक तरफा राज कर रहा है किसमें, वन बेल्ट वन रोड में, तो भारत को भी यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा था, आशा करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट जरूर बनता है कि आप बताओ कि जो
हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आपको मज़ा आ रहा है इनमें? ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। देखो एक तो ये 2014 में क्वेश्चन आया। अब ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2014 की प्री एग्जाम में क्यों आया क्वेश्चन, कौन सा आर्कटिक काउंसिल वाला क्यों आया? 2013 में भारत को क्या किया, यहाँ पे शामिल किया गया है, जो प्रवेशक राष्ट्र है, ऑब्जर्वर राष्ट्र, उनका दर्जा दिया गया। इसका मतलब यूपीसी क्या करता है, एक साल पीछे वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पढ़ने का आपका नजरिया होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आए, पीवाई को आपके क्या बताते हैं, ये बताते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार, यही तो पढ़ना है आपको, बस वही चीज़ें लेके चलनी है। इसके अलावा मेंस में कैसे क्वेश्चन है, अब देखो ये आर्टिकल हमने डिस्कशन किया, मेंस में कैसे क्वेश्चन है। मेंस में 2021 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया कि आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका ग्लेशियर को पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी के मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए तो हम रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ का काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन है 2018 में कि, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि हमने क्या किया था, इस समय काफ़ी चर्चा चल रही थी आर्कटिक को लेकर, ठीक है, कई सारे मुद्दे यहाँ पर चर्चा में थे। और 2018 में भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस प्रकार गहन रुचि ले रहा है। अब देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमारे वाले ऊपर वाले आर्टिकल से मैच करता है, तो यही तो पढ़ना है। अब ज्योग्राफी आप सोचोगे केवल किताबों से पढ़ी जा सकती है, ये बात सही है, स्टैटिक पार्ट आप वहाँ से कवर करोगे, लेकिन ये चीज़ें भी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक साल क्या हो रहा है, कुछ डायनेमिक क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में, 2 क्वेश्चन डायनेमिक आ रहे हैं, यानी नए करंट अफेयर चीज़ों से 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। तो हमारी जो अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है ना, उसमें अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बाद में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इंडस्ट्री वगैरह है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड जो पढ़ेंगे फिर ये जो करंट डायनेमिक मुद्दे हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें सुनामी से लेकर आप कह सकते हो अर्थक्वेक है, ये चीज़ें आएगी, तो उनमें मैं इन मुद्दों को भी कवर कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। ज्योग्राफी का जो साल भर का करंट अफेयर है, मेंस के जो काम आ सकता है आपके, है ना, क्योंकि इस साल देखना, इस साल मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, हीट वेव से लेकर ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। हीट वेव आ सकता है, जो वनों की आग है, वनाग्नि, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। फॉरेस्ट जो वाइल्ड फायर है काफ़ी चर्चा में। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस साल 2023 की एग्जाम अभी सितंबर में लगने वाली है, आपको पता है मेंस की, तो उसमें ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्या बताता है, ट्रेंड एनालिसिस बताता है कि आप लगातार ऐसे मुद्दों को अध्ययन करते हो तो आपको फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में हमने क्या किया, मून पे हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, जो हमारा चंद्रयान मिशन थर्ड है, काफ़ी क्या पूरा सक्सेस हुआ है, काफ़ी मतलब सब लोगों को बधाइयाँ मिल रही है, आप लोगों को भी बधाई मेरी तरफ से, ठीक है। और ये टॉपिक हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये मून वाला चंद्रयान जितनी भी यात्राएं आप किसी भी मैगजीन में देखना, यहाँ पे ये मुद्दा मैंने कवर क्यों नहीं किया है, चलो मैं अभी मुद्दा कवर कर लेता, आपका टाइम खराब करता, मोटा मोटी आप सबको पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसका पूरा डीप एनालिसिस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कैसे जो हमारे मून मिशन पहले के चल रहे थे, सारी एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। जैसे आप विजन की मंथली मैगजीन देखोगे ना, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। तो 2 जगह टाइम खराब क्यों करना, सेलेक्टिव पढ़ो। तभी मैं कहता हूँ कि द हिंदू वगैरह जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, फिर एक मैगजीन पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैगजीन कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, आदित्य L1 जो हमारा सोलर मिशन है उसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। अभी सितंबर के आसपास 2 सितंबर को हम लॉन्च करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई सारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या कर रहा है, बहुत आए दिन झंडे गाड़ रहा है, एकदम बहुत अच्छा प्रयास, मतलब आप कह सकते हो सभी वैज्ञानिक मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी काफ़ी मतलब आप कह सकते हो भारत अच्छी दिशा में जा रहा है, अच्छी सिचुएशन में है। अच्छे मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव संसाधन में भी उपयोग किया जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं श्री हरिकोटा से। और ये मिशन क्या करेगा, आप ये कह सकते हो जो सूर्य है उसका जो वातावरण है, उसका जो कोरोना बोलते हैं, जो बाहरी लेयर होती है, इन सब का यहाँ पर अध्ययन किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहाँ स्थापित किया जाएगा। जैसे आप इस मैप में देखना, जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी आप कह सकते हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में से 5 पॉइंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना L1, L2, L3, L4, L5, ये कैसा होता है, ये समकोण पर होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब एक सीधी रेखा में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी यहाँ पे होती है घूमती घूमती, पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है ना, ऐसे इस दिशा में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो इनको लैग्रेंज बिंदु बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कह सकते हो पृथ्वी और सूर्य की ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा कहते हैं कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, इस कक्षा में घूमता रहेगा, मतलब इसको एनर्जी ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो लैग्रेंज बिंदु क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इनको स्थापित किया जाता है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में कहाँ स्थापित किया जाएगा, L1 पर स्थापित किया जाएगा, जो L1 पॉइंट है हमारा उस पर स्थापित किया जाएगा। तो आदित्य L1 इसका नाम दिया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो लैग्रेंज पॉइंट कौन सा है, 1, वहाँ पे स्थापित इसको किया जाएगा। और ये कितने किलोमीटर, जैसे सूर्य यहाँ पे है और पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बिंदु जैसे L1 यहाँ पे है, तो ये कितनी दूरी है,
मतलब सूर्य की टोटल दूरी कितनी है? लगभग 150 मिलियन हो गई, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो गया। और ये केवल 1% मतलब कह सकते हो आप। कहाँ पे स्थापित करेंगे इसको? 1.5 मिलियन किलोमीटर पर ही स्थापित करेंगे, यहाँ पे इसको स्थापित करेंगे। तो ये क्या करेगा, सूर्य का जो वातावरण है आप कह सकते हो, वहाँ से जो सोलर तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उनकी वेव आती है, इन सब का अध्ययन यहाँ से किया जाने वाला है। तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कहाँ पे इसका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कैसे इसको छोड़ा जाएगा? तो आप कह सकते हो ये जो PSLV है, ठीक है, ये 1500 किलोग्राम वजनी जो अंतरिक्ष यान है, उसके माध्यम से इसको जो अंडाकार कक्षा उसमें ले जाया जाएगा। और उसके बाद में इसकी आप देख सकते हो सेम जैसे इसमें होता है कि यहाँ से हम छोड़ेंगे, पहले पृथ्वी की जो कक्षा उस पर चक्कर लगाएगा, उसके बाद में ये क्या करेगा, जो जो पॉइंट है L1 पॉइंट, वहाँ पे जाके इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो यंत्र लगे हुए हैं, वैज्ञानिक जो पॉइंट कह सकते हो वो लगे हुए हैं, वो उनका रिसर्च करने वाले हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसमें 7 वैज्ञानिक जो पेलोड है वो लगे हुए हैं। और ये क्या करेगा, आप कह सकते हो सूर्य की जो कक्षा है उसमें घूमते हुए बहुत सारे वहाँ से डाटा जुटाएगा। तो ऐसे ये लैंग्वेज बिंदु कितने होते हैं? तो मोस्ट ऑफ ये बताते हैं वैज्ञानिक, कोई भी दो खगोलीय पिंड के बीच में से 5 पॉइंट हो सकते हैं, L1 से लेकर L5 तक हो सकते हैं। इनको पार्किंग स्थल भी कहते हैं, यानी वहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, आकाशीय पिंडों का जो खिंचाव होता है वो मतलब आप कह सकते हो दोनों का एकदम शून्य हो जाता है। दो पिंड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है लगभग शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से ईंधन खर्च भी बहुत ही कम होता है, ये वो पॉइंट है। ठीक, इनको आप ढंग से देख सकते हो। L1 पे इसको स्थापित करने की बात चल रही है। आगे इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य वही बात है कि हम क्या करेंगे, एक तो जो सूर्य के जो वायुमंडल है परतें हैं, जैसे क्रोमोस्फीयर या कोरोना कहा जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि जो सूर्य की सतह है उसका तापमान लगभग 5500 से 6000 जो डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो उसका कोरोना है, बाहरी जो क्रोमोस्फीयर, उसका तापमान काफ़ी मिलियन में बताते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखने में ऐसा लगता है ठंडा है, ठीक है, उतनी रोशनी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो इसका अध्ययन किया जाएगा। साथ में जो प्लाज्मा है, ठीक है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, उसका अध्ययन किया जाने की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों को निष्कासन का अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इनका भी अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, इन चीज़ों से मदद मिलेगी हमें चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक तो मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा स्पेस है उसमें भारत की क्या उपलब्धियां हैं, सिलेबस में भी साफ लिखा हुआ है। और अभी जैसे हम चंद्रयान जो 3rd है उसकी सफलता को लेकर बता सकते हो, आदित्य L1, इन चीज़ों को लेकर बता सकते हो। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे, आप इसका क्वेश्चन लिखोगे तो एक पूरा ऐसे राइटिंग लिख सकते हो सकता है ऐसे ऐसे भी आ जाए मेंस के एग्जाम में, ऐसे स्पेस को लेकर कोई ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने ये छोड़ा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अभी अभी क्या हो रहा है, हाल ही में वाइल्ड फायर की घटना बढ़ रही है। कहाँ पे? आपने हवाई द्वीप पे देखा, कनाडा में देखा, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारे संकट पड़ रहे हैं। तो इनसे बचाने के उपाय हमने जैसे एक बार वीडियो में डिस्कशन भी किया था, काफ़ी लास्ट टॉपिक था, उसमें डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल चाहिए जो द हिंदू में चर्चा में थे, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में चर्चा में थे। तो इसमें क्या है कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे द हिंदू में केवल मैं पढ़ रहा था तो उसमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों की न्यूज़ देखता हूँ कि अपने एग्जाम के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो उन दोनों को मैं लगभग यही होता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल है उन्हीं को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, एग्जाम्पल लेके आता हूँ। तो यहाँ पे कनाडा में एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वाइल्ड फायर का, तो आप इसको एक मॉडल के रूप में बता सकते हो कि कनाडा की एक वहाँ की स्वदेशी जो कंपनी है, जैसे जो वनों, आप जानते हो वनों में जैसे लॉगिंग का काम होता है, लकड़ी काटना, फर्नीचर बनाना, तो वहाँ की एक कंपनी है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, जैसे हाल ही में जो वाइल्ड फायर वहाँ पे फैला, तो उसको काफ़ी उन्होंने रोका है। उनके पास एक तो इंडिजिनस आप कह सकते हो नॉलेज था, उस नॉलेज के हिसाब से तो उन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो कि जंगल की जो आग है उसको आगे बढ़ने से रोका। काफ़ी मतलब एक बड़ा संकट हो सकता था, उसमें एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है उसको रोकने में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उन्होंने कई सारे यहाँ पे काम किए थे। जैसे आप कह सकते हो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि जैसे कोई जंगल में आग फैलती है, तो जैसे यहाँ पे यदि खाई बनाते हैं तो यह आगे आगे नहीं फैलेगी। इसके अलावा जो कचरा होता है, आप कह सकते हो जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे, तने जो सूखे होते हैं, उनको सिर्फ वहाँ से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो ये सब कई इनिशिएटिव होते हैं जिनको अपनाकर आग, जो जंगल की आग है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो वो जो कंपनी है, ठीक है, ये उसका नाम दिया हुआ है, और इस कंपनी के माध्यम से कई यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए थे। जैसे यहाँ पे जंगल जो है उसको छोटा करना, यानी जो कचरा है उसको उठा देना, मलबे को साफ कर देना। ठीक है, कई सारी गतिविधियाँ उन्होंने अपनाई है। तो ऐसे एग्जाम्पल मॉडल आप बता सकते हो कि कनाडा ने ऐसे किया है तो वहाँ पे उसको फायदा मिला। यानी जो इंडिजिनस कंपनियाँ हैं, जो स्थानीय जो समुदाय है, उनके साथ मिलकर ऐसे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, उनको आप बता सकते हो। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आपको बताने हैं कहाँ पे, एक तो GS3 के अंदर आप बता सकते हो। GS3 में एग्जाम्पल जहाँ पे जैव विविधता संरक्षण की बात आती है, या कोई इन्वायरमेंट इनिशिएटिव है, वहाँ पे कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हो। ये एग्जाम्पल पहले भी मैंने काफ़ी चर्चा की थी इसको लेकर। वहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है, इस मुद्दे को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे
जो मानवीय आबादी, आप कह सकते हो यहाँ पे मानवीय आबादी है, ठीक है। अब पहले क्या था, बाहर जंगल था, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया कि हम या तो हमारा जो कृषि का विस्तार कर रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो जंगल को हम विनाश कर रहे हैं, तो हाथी कहाँ जाएंगे? तो हाथी क्या करेंगे फिर अपने ही खेतों में, जैसे यहाँ पे मानवीय बस्ती है, ठीक है, फसलें हमारी है, तो हाथी क्या करेंगे, फसलें खाने के लिए उनको खाना चाहिए, तो वो खाना खाने के लिए कहाँ पे आते हैं? मानव की बस्ती में आते हैं। अब मानव की बस्ती में आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों को नुकसान होगा। इस संघर्ष में किसको नुकसान होगा? मानव को भी नुकसान होगा, जीव जंतु को नुकसान होगा। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? देखो यार, हमने गलतियां की है, तो यहाँ के जो स्थानीय समुदाय उन्होंने एक बात समझी कि यदि जैसे ये हमारे खेत हैं, यदि इन हाथियों को खाना हम यहीं उपलब्ध करा दें, कहाँ पे, बाहर ही उपलब्ध करा दें, और उनको क्या क्या पसंद है, उन्होंने रिसर्च किया कि उनको ये पेड़ पौधे पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, सभी लोग गांव वाले सब मिलके क्या कर रहे हैं, वहीं जंगल विकसित कर रहे हैं। लगभग 100 हेक्टेयर में उन्होंने ऐसे जंगल क्रिएट कर दिए। अब हाथी को जब खाना यहीं उसी के जंगल में मिल रहा है तो वो क्यों खेतों में आएगा? ठीक है, तो सबको फायदा है। तो ये पहले भी मतलब किया गया था, असम में इनिशिएटिव ली गई थी स्थानीय लोगों के माध्यम से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एग्जाम्पल बता सकते हो। तो वहाँ पे असम में ये किया गया था, कहाँ पे, जो वहाँ का जिला है उदुलगुरी जिला है, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण हाथी आवास को सुरक्षित करने और जो मानव हाथी संघर्ष उसको कम करने के लिए ऐसे प्रयास चल रहे हैं। अब उनके लिए कौन से, जैसे आंवला है, बेल है, ऐसे जो स्थानीय वृक्ष है ना, उनके लगभग 25,000 पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और ये परियोजना कहाँ पे, रोवाटा रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये चल रही है। वहाँ पे 100 हेक्टेयर में ऐसी चीज़ें मतलब बनाई जा रही है, जो भूटान की सीमा के पास में है, ठीक है। तो ये एक लोकेशन आपके लिए रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, रोवाटा। कभी कभी आ सकता है ऐसा प्री एग्जाम में, लेकिन ये मेंस में आप ऐसे एग्जाम्पल बताओ। और ये न्यूज़पेपर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि ऐसे करने चाहिए, वहाँ और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव आप बता सकते हो। तो ये आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।